जैक बोर्ड क्लास 9 जो विद्यार्थी एसओई स्कूल से हैं, जिसको बोलते हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, है ना, उन सभी को बता दें कि आज आप लोग का जो है सोशल साइंस का एग्जाम है। क्या है? सोशल साइंस का एग्जाम। ठीक है, तारीख आप लोग का मालूम है कि 7 मार्च है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि समय एकदम नहीं है। इससे पहले हमने एक वीडियो और डाला है, उसमें भी आप क्वेश्चन सारे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों बता दें कि आप लोग का जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो काफी ज्यादा मैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन और वीडियो शेयर किया करता हूँ ताकि आप लोग छूटे ना, आप लोग चूके ना, आप लोग से कोई जानकारी मिस ना हो जाए। तो वो ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है ना, व्हाट्सएप ग्रुप था वो फुल हो चुका है। ठीक है, करीब उसमें 1024 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो मैं कहूँगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होने का कोशिश ना करें, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, टेलीग्राम। अब टेलीग्राम में ज्वाइन कैसे होना है? आपको इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? मोर पर। और मोर पे आपको है सो टेलीग्राम लिंक नीचे दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करना है, आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग जो है सो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्वाइन होने की, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूं, कुछ भी अपडेट्स डालूं, आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप लोग आगे वाले समय में क्लास 10 में जाने वाले हो। क्लास 10 का भी हम लोग जो है सो जल्दी कोर्स शुरू करेंगे, तो आप लोग वहां पे भी जो है सो तुरंत ज्वाइन हो जाओ हमारे क्लास में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए आप ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, फिर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 6200230424। ठीक है, क्या है था? 6200230424। इस पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आपके टेलीग्राम में जोड़ दूंगा। चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है? जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ गए हैं उन सभी को कहेंगे कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा हाँ कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं सभी को थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाता है? भाबर, बुग्याल, खादर और बांगर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा बुग्याल। क्या हो जाएगा? बुग्याल। बोला जा रहा है कि ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऊंचे पहाड़ में स्थित घास का मैदान है उसको बुग्याल बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट सवाल हमारा देख रहे हैं, कहाँ चला गया? 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि पुष्कर, एक पुष्कर ऊंट का मेला है। ठीक है, पुष्कर क्या है? एक ऊंट का मेला है, यानी कि उसमें ऊंट को बेचा जाता है। वो कहाँ लगता है? उत्तराखंड, राजस्थान और झारखंड और महाराष्ट्र। दोस्तों आपको पता है कि ऊंट जो है ना राजस्थान का जहाज है, जैसे कि बोल सकते हैं कि रेगिस्तान का जहाज है ना, राजस्थान में इसका काफी उपयोग होता है। तो इसका मेला कहाँ लगेगा? राजस्थान में लगेगा ना। कभी आपने देखा है कि उत्तराखंड में या झारखंड में कभी ऊंट का मेला लगा हुआ है? नहीं। तो पुष्कर ऊंट का मेला कहाँ लगेगा? राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका है सो झारखंड नहीं हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा, मतलब उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र रॉन्ग हो जाएगा। झारखंड सॉरी राजस्थान सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, सेरेंगेटी है ना, सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? ठीक है, कीनिया, जिम्बाब्वे, तेजानिया और दक्षिण अफ्रीका। क्या है कि सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो है सो किस देश में है? ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे कि तेजानिया, तेजानिया एक हमारा देश है। ठीक है, वहीं पे आपका सेरेंगेटी नेशनल पार्क है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्या कि इन विच कंट्री इज द सेरेंगेटी नेशनल पार्क लोकेटेड? तो तेंजानिया। ठीक है, सवाल नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। केनिया रॉन्ग हो जाएगा, जिम्बाब्वे रॉन्ग हो जाएगा और साउथ अफ्रीका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, मसाई, मसाई शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मेरे लोग। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मसाई शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरे लोग। ठीक है, व्हाट इज द है ना लिटरल मीनिंग ऑफ मसाई? तो माई पीपल। ठीक है, मेरा घर, मेरा देश और इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, मेरे लोग, मसाई का अर्थ मेरे लोग होता है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल देख पा रहे हैं कि सुंदरवन, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है जी? असम में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उत्तराखंड में। तो आपको पता है सुंदरवन जो है ना असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। ठीक है, इन विच स्टेट इज द सुंदरवन लोकेटेड? तो असम। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, इसका पश्चिम बंगाल और झारखंड और उत्तराखंड रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, असम सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? कटीले वन तथा झाड़ियां वाला प्रदेश जो है सो कौन है? गुजरात है या फिर राजस्थान है कि छत्तीसगढ़ है, उपयोग सभी है। आप लोग बता दें कि जो है ना कांटा वगैरह पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, गुजरात नहीं होगा और छत्तीसगढ़ नहीं होगा और उपरोक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोग उपरोक्त सभी देख के सभी मार देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। इन लिख रहा है इंग्लिश में क्या? इट इज अ रीजन विच थॉर्नी विथ थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बशेस। तो राजस्थान, मतलब कटीले वन तथा झाड़ियां जो है सो वाला प्रदेश राजस्थान है। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं क्या है
कि निम्न में से कौन औषधिक पादप है? तुलसी, नीम, जामुन और उपरोक्त सभी। देखिए औषधिक मतलब होता है क्या पता है? मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट मतलब जिससे दवाई वगैरह बनता है। तो तुलसी से बनता है, नीम से बनता है, जामुन से बनता है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसमें भी सही, इसमें सभी हो जाएगा। इस तरीके का चीज को आप लोग थोड़ा समझ के करेंगे तो इसका हो जाएगा सभी। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्या मेडिसिनल प्लांट? तो ऑल ऑफ दिस। चलिए सवाल हमारा 7 भी हो गया। 8 चलते हैं। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO या फिर CSO या फिर योजना आयोग या फिर मानव अधिकार आयोग? तो बोल रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स सर्वे टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा निर्धारण करने वाले संगठन जो है ना सर्वेक्षण करती है, तो उसको NSSO बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? NSSO। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म पता है क्या होता है? तो ये पूछ देगा कि NSSO का पूर्ण नाम क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो जहां आप देखेंगे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 8 भी हो गया। अब देखते हैं 9 क्या है। 9 नंबर सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ किया गया या फिर कब प्रारंभ की गई? तो 2005 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में और 2002 में। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वही प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्टार्टेड है ना, तो 2000 में किया गया था। कब किया गया था? 2000 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न देख रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव में क्या है कि भारत के ग्राम में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? दोस्तों आप लोग पता है कि ग्रामीण में कितना है? कम से कम 2400 कैलोरी। कितना है? 2400 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, इंग्लिश पढ़ दें। हाउ मेनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे इन अ विलेज? तो ऑप्शन नंबर बी 2400 कैलोरी। 21, 18 और 5 नहीं होगा। ठीक है, और वही पूछता कि नगर में यानी कि शहर में आपको प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो क्या हो जाता? तो याद रख लें, अगर शहर को पूछता ना तो शहर को होता 2100 कैलोरी, मतलब शहर के लोगों को 2100 कैलोरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इन लोग कम काम करते हैं, है ना, शारीरिक रूप से, और गांव वाले लोग शारीरिक रूप से ज्यादा खटते हैं, ज्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको चाहिए 2400 कैलोरी। चलिए अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया, सब्जेक्ट चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि गुज्जर बकरवाल कौन है? ठीक है, गुज्जर बकरवाल कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो गुजर बकरवाल भेड़ बकरियों को पालने वाले चरवाहा समुदाय है। क्या है? तो भेड़ बकरियों को पालने वाले चरवाहा समाज या समुदाय। यह समुदाय 19वीं सदी में चरवाहों की, है ना, तलाश में, चरगाहों की तलाश में आकर बस गए। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि भेड़ बकरी चराते हैं और जहां इनको उनका दाना पानी घास अनाज मिलता है वहां ये बस जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गुजर बकरवाल। और ये कब बसे थे हमारे भारत में? तो 19वीं सदी में। भारत के किस क्षेत्र में? याद रखिएगा, उत्तर में। ठीक है, उत्तर मतलब यही हिमालय उत्तराखंड साइड। ठीक है, और श्रीनगर साइड। चलिए गुजर बकरवाल कौन से समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि निर्धनता से क्या समझते हैं? निर्धनता से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय पुवर्टी? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ दें क्या, क्योंकि हमने इसका इंग्लिश नहीं पढ़ा था। देखिए यहाँ पे भी लिख रहे हैं, है ना, थोड़ा पहले वाला क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। गुजर बकरवाल आर द, है ना, क्या है, shepherd community who rear sheep and goats. This community settled here in search of क्या है, pastures in 19th century. चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन क्या था जी कि निर्धनता क्या है ना। देखिए जब समाज का एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे निर्धनता कहते हैं। निर्धनता कैसे कहते हैं जी? जब कोई एक समाज अपना जीवन का मतलब आधारभूत आवश्यकता जैसे हो गया भोजन, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान इसको बोलते हैं, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी को पूर्ति नहीं कर पाता है, इनकी आवश्यकता उनको नहीं पूर्ति हो पाती है, तो हम कह सकते हैं कि वो निर्धन लोग हैं, है ना, और उसे ही निर्धनता कहा जाता है। ठीक है, आइए पढ़ते थोड़ा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। When a section of the society is unable to fulfill the basic needs of like food, clothing, shelter, है ना, और education and health, then it is called poverty.
समझ में आ गया। सवाल नंबर 12 करते हैं दोस्तों, 12 हो गया, सॉरी 13 करते हैं। देख रहे हैं सवाल नंबर 13 क्या है कि भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं, है ना। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। चलिए सवाल नंबर 13 का आंसर करते हैं जल्दी जल्दी। तो सवाल नंबर 13 का आंसर थोड़ा पढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां निम्न है: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियां और पर्वतीय वन और मैग्रोव वन। ठीक है, थोड़ा सा देख ले इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उनका नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट एंड सब्स एंड माउंटेन फॉरेस्ट एंड क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, इसे आप लोग याद कर लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सवाल नंबर देख रहे 14 क्या दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है सो 2005, इसका विशेषता क्या है, इसको भी देख लीजिए समय रहते। चलिए लिख रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता निम्न है। क्या है जी कि 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन की गारंटी दी गई है, किसकी, रोजगार की। मतलब 200 जिलों में, भारत के 200 जिलों में सरकार ने क्या किया है, प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिनों का काम का गारंटी दिया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रस्तावित रोजगार का 1/3 रोजगार महिला के लिए आरक्षित है। मतलब 1/3 मतलब 1/3, है ना। मतलब अगर 3 जगह काम है तो 1 जगह काम आपको महिला को मिलेगा। ठीक है, तो 1/3 काम महिलाओं को भी दिया गया है, ये इसका है दूसरा विशेषता। तीसरा क्या है कि केंद्र व राज्य सरकार रोजगार गारंटी जो है को स्थापित करेगी। और चौथा क्या है दोस्तों कि अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगी। मतलब 100 दिन का काम सरकार देती तो है, लेकिन अगर कोई आदमी, कोई बोल सकते हैं कि कोई मजदूर या फिर कोई बेरोजगार 15 दिन के लिए बैठ गया है, उसको 15 दिन तक कोई काम नहीं मिला, सरकार उसको क्या करेगी, बेरोजगारी भत्ता देगी, यानी कि उसको पैसा देगी उसके खाते में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 भी हो गया है। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग इंग्लिश में लिखते हैं। एवरी फैमिली इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स गारंटेड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। ठीक है, फर्स्ट फीचर है इसका। ठीक है, सेकेंड क्या, 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन और द सेंट्रल and state government will establish an employment guarantee fund, or if the applicant does not get employment within 15 days he will also get unemployment allowance। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 हो गया, करते हैं 15। सवाल नंबर 15 देख रहे हैं क्या है कि स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है और इस निरंतर आवागमन से पर्यावरणों को क्या लाभ है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई कम्युनिटी हैव नोमैडिक कम्युनिटी बोलते हैं ना घुमंतु समुदाय को, हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रीक्वेंटली एंड व्हाट इज द बेनिफिट टू द एनवायरनमेंट फ्रॉम दिस कंस्टेंट मूवमेंट। ठीक है, सवाल नंबर 15 का आंसर देखिए। कहाँ चला गया, हाँ, बोला जा रहा है कि सूखों से चरवाहे समुदाय यानी समूह का जीवन प्रायः प्रभावित होता है। जब वर्षा नहीं होती है, चारागाह सूख जाते हैं तो पशुओं के लिए भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। यही कारण है कि घुमंतु समुदाय को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि दूसरी जगह घूमते रहते हैं और वे क्या करते हैं, अपना जगह बदल लेते हैं, है ना। इसलिए उनको जगह बदलने की आवश्यकता पड़ती है। साफ बात ये कहें दोस्तों कि देखते हैं वे समुदाय देखते हैं कि इस साल बारिश नहीं हुआ या फिर सूखा पड़ गया या फिर खेत खलिहान नहीं बचे, है ना, गाय बकरी को चराने के लिए, और उनके लिए मतलब मानिए भुखमरी का समस्या आ गया तो वे लोग क्या करेंगे, अपना जगह चेंज कर देंगे। इसलिए वे लोग अपना जगह चेंज करते हैं और इनके मतलब आवागमन से, इनके जगह चेंज करने से क्या फायदा है तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि उनके निरंतर आवागमन पर्यावरण को निम्नलिखित लाभ होते हैं। उनके आवागमन के कारण प्राकृतिक वनस्पति को फिर से वृद्धि करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब इन लोग जो जगह छोड़ देते हैं ना उस जगह में फिर से पेड़ पौधे जो मतलब गाय बकरी चर लिए होते हैं, ये लोग मतलब उसको उपयोग कर लिए होते हैं, तो उनमें क्या होती है कि स्वतंत्रता मिल जाती है, फिर वो लोग फिर से धीरे धीरे बढ़ते हैं, मतलब जंगल उंगल फिर से बढ़ने लगता है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि उनके मवेशियों को हरा भरा चारा जो है सो नया प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि उन लोग जगह छोड़ चुके होते हैं। घुमंतु मतलब क्या है कि आज मान लो कि इस क्षेत्र में रहे हैं, अपने जानवरों को, अपने मतलब पशुओं को चराएं और कल जाकर के क्या हुआ, कहीं और शिफ्ट हो गए,
फिर वहां पे सारा संसाधन खत्म कर दिए, फिर यहाँ आ गए, ऐसे करके मतलब एक जगह संसाधन खत्म होता है तो दूसरी जगह चलाते हैं लोग, फिर वहां से फिर खत्म करके फिर इधर आ जाते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है कि मवेशियों के गोबर से खेतों को एक खाद मिल जाती है, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता बनी रहती है। ठीक है, इस तरीके का जो है सो दोस्तों लाभ है। चलिए थोड़ा सा पढ़ देते हैं इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं इंग्लिश में भी, है ना। तो क्या है, ड्राउट ऑफ 10 अफेक्ट द लाइफ ऑफ pastoral groups when there is no rain or the pasture they up and the animal face क्या है, starvation. This is the reason why nomadic community need to move from one place to another. ठीक है। और the continuous movement provides the following benefits to the environment. Natural vegetation gets an opportunity to grow again due to their movement, or their cattle get fresh and green fodder, and the cattle dung provides manure to field, thus maintaining the fertility of agriculture land. चलिए फिर हमारा सवाल नंबर 16 है, जो कि आखिरी है, फिर हम लोग जो है सो आप इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। और हमने बताया कि कभी ये सारे क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले वाले वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, पहले वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में ही मैं लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेंगे। चलिए, नहीं तो आई बटन में देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वनों को हमारे जीवन से क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ, और एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट जो है क्या होगा आंसर। देख रहे हैं क्या है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास व समृद्धि में वनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वन मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वन राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत हैं, है ना। और वनों के जो है निम्नलिखित महत्व है। वनों से हमें विभिन्न प्रकार की इमारती और जलावन की लकड़ियां प्राप्त होती है, मालूम ही है आप लोग को। और वनों से प्राप्त कच्चे माल पर विभिन्न उद्योग और धंधे निर्भर हैं, जैसे कि गोंद, माचिस, रबर, चंदन आदि। और तीसरा पॉइंट क्या है कि वनों से अनेक औषधियां प्राप्त होती है, जो दवा बनाने में काम आती है। चौथा पॉइंट है कि वन वायुमंडल प्रदूषण को रोकता है, और तथा वर्षा में सहायक होते हैं। और पांचवा है वन मिट्टी के कटाव को रोकता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा पढ़ते हैं इंग्लिश में भी, यानी कि इतना सारा फायदा था, इतना सारा मतलब बेनिफिट्स था, इंपॉर्टेंस था, है ना, वन का। नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट्स हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इन ऑफ अ कंट्री। फॉरेस्ट्स फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ मैन, और फॉरेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। और इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आर इज बिलो कि वी गेट वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड क्या फायरवुड फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है। दूसरा है क्या कि वेरियस इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, सच एज गम, मैच स्टिक्स, रबर और क्या सैंडलवुड। तीसरा है कि मेनी मेडिसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट विच आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। और फॉरेस्ट प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एंड हेल्प इन रेनफॉल। फॉरेस्ट प्रिवेंट सोयल इरोजन। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग करीब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है। तो करीब अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया है। इसमें भी 16 क्वेश्चन, इसमें 16 क्वेश्चन उसमें। ठीक है, यानी कि करीब 32 क्वेश्चन हमने करवाया है, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव था। बाकी आपका है सो 8 है, क्या नाम है इसका, 12 कम से कम हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव। ठीक है। तो इस सब सारे क्वेश्चन देख लें समय रहते। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अपना पेपर जो है सो आप लोग देख के आइएगा, तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैं उसका आंसर की वीडियो अपलोड कर दूं और आप लोग मिला पाए कि हाँ कितना सही करके आए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अब इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, और देखते हैं समय मिलेगा तो फिर एक नया वीडियो छोड़ देते हैं। ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू, सभी को जोहार, सभी को वंदे मातरम एंड सभी को नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। चलिए दोस्तों, थैंक यू।